नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह राजस्थान भूगोल की रहेगी। कल की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हमेशा एक क्लास ही पॉसिबल हो पाती है, तो एक दिन एक टॉपिक और दूसरे दिन दूसरे टॉपिक पर क्लास बनानी पड़ती है। तो आज राजस्थान भूगोल की क्लास में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली जो राजस्थान भूगोल की क्लास थी उसमें हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और आज की हमारी क्लास राजस्थान के अपवाह तंत्र की रहेगी। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है वो बंगाल की खाड़ी वाला हो गया। दूसरा हो गया अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह। और तीसरा जो भाग होता है ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। और तीसरा भाग हो गया अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ये 3 टॉपिक मुख्य रहेंगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा भाग ये आंतरिक प्रवाह, अंतः प्रवाह का आता है। लगभग कई नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान में जिनका उद्गम स्थल है और यहीं राजस्थान में इनका विलय हो जाता है, आंतरिक प्रवाह यहीं है मिल जाती है। एक भाग इसका बंगाल की खाड़ी का और छोटा भाग हो गया अरब सागरीय वाला। 3 भाग हो गए राजस्थान के अपवाह तंत्र को। तीनों को पृथक पृथक पढ़ेंगे, अलग अलग बिंदु को सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। उसके बाद अंतः प्रवाह या अरब सागरीय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का रहेगा। टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में एक तो हो गई चंबल नदी, कौन सी? चंबल। दूसरी हो गई गंभीर, एक हो गई बनास नदी, एक हो गई बाणगंगा, ये 4 नदियां बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। एक कौन सी? चंबल, दूसरी गंभीर, तीसरी बनास, चौथी बाणगंगा। कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। एक नदी चंबल, दूसरी गंभीर, तीसरी बनास, चौथी बाणगंगा। अब इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ इसका विलय होता है, कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन से इस पर प्रपात बने हुए हैं, कितने इस पर बांध बने हुए हैं, कौन से जिले में बने हुए हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी का संपूर्णतः अध्ययन करते हैं। कौन सी नदी? चंबल नदी। उपनाम कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कामधेनु, दूसरा हो गया चर्मणवती, चर्मणवती। ये 2 इसके उपनाम हो गए। अब देखें चंबल नदी का उद्गम स्थल। यह उद्गम स्थल कौन सा है इसका, कहाँ से यह नदी निकलती है? यह निकलती है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, महू नामक स्थान, महू स्थान हो गया, जनापाव की पहाड़ियाँ हो गई, जनापाव की
पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। अब इस नदी का अगर राज्य पूछे उद्गम स्थल का तो हो गया मध्य प्रदेश, स्थान पूछे तो महू स्थान है, जनापाव की पहाड़ियाँ हैं और ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल पर्वत का भाग। उद्गम स्थल कौन सा हो गया? विंध्याचल पर्वत में है जनापाव पहाड़ियाँ। जनापाव पहाड़ियाँ हैं महू नामक स्थान पर और ये सब है मध्य प्रदेश जिले में। ये है चंबल नदी का उद्गम स्थल। अब ये तो मध्य प्रदेश की हो गई, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवाद तंत्र। तो राजस्थान में ये नदी कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर है? राजस्थान में प्रवेश होता है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। यह होगी चंबल नदी। उपनाम कौन सा? एक तो कामधेनु, दूसरा चरमणवती। चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल माना गया है मध्य प्रदेश जिले के विंध्याचल पर्वत का एक भाग है जनापाव की पहाड़ियाँ और वो स्थान हो गया महू नामक स्थान। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश होता है चौरासीगढ़ के पास चित्तौड़गढ़ में। अब इस नदी पर बांध देखें, बांध कितने हैं? एक तो हो गया गांधी सागर बांध, गांधी सागर। ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में ही है, राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर इस नदी का पहला बांध है जो कि मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं राजस्थान के बांध। राजस्थान में पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर, ये है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद है जवाहर सागर, ये कोटा बूंदी की सीमा पर है, कोटा बूंदी की सीमा पर। अगला है कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ होगा? कोटा में। ये है इस नदी पर बांध। बांध कौन कौन से? मध्य प्रदेश में तो हो गया गांधी सागर, हमें पढ़ने हैं राजस्थान के बांध। राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध, सबसे पहला बांध है प्रवेश के साथ ही, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा जवाहर सागर है जो कि कोटा बूंदी की सीमा पर है। तीसरा बांध कोटा बैराज बांध है जो कि कोटा में स्थित है। अब इस नदी पर जलप्रपात कौन से हैं वो देखिए। जलप्रपात, जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात कौन सा बना है राजस्थान में? चूलिया जलप्रपात बना है। चूलिया जलप्रपात स्थान हो गया हरिपुरा। स्थान पूछे तो हरिपुरा मुख्य बिंदु। उसके बाद भैंसरोडगढ़, ये अलग अलग नहीं है, भैंसरोडगढ़ में ही हरिपुरा है। भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के स्थान हो गया एक हरिपुरा। चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा एग्जैक्ट स्थान पूछे तो, या फिर भैंसरोडगढ़। और ये चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है इस नदी पर, सबसे ऊंचा। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। स्थान हरिपुरा भैंसरोडगढ़, जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़ हो गया। अगर कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी तो है ही, मुख्य नदी हो गई ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी। अब इसको चंबल नदी पर क्यों माना गया है? ब्राह्मणी जो नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। सहायक नदियों के बारे में इसको पढ़ेंगे। ब्राह्मणी को बापनी भी कहते हैं, बामणी भी कहते हैं। ये इसी नदी के नाम है, अपभ्रंश नाम है ये। बामणी, बापनी, ब्राह्मणी नदी के नाम है। ब्राह्मणी नदी पर हरिपुरा नामक स्थान भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो कि चंबल नदी का जलप्रपात माना जाता है। ब्राह्मणी नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है? चंबल नदी कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है? इसके समक्ष कौन से जिले आते हैं? सबसे पहला चित्तौड़गढ़, जहाँ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिला। उसके बाद 2 नंबर पर आ गया बूंदी, फिर आ गया कोटा, कोटा के बाद है सवाई माधोपुर, कोटा के बाद है
सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ये चलेगी करौली की तरफ, करौली, और करौली से जाएगी धौलपुर अंतिम सीमा। ये है इस नदी के प्रवाहित जिले। राजस्थान में इन जिलों से नदी प्रवाहित होती है। पहला जिला जहाँ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़, उसके बाद 2 नंबर, अगर क्रम पूछे तो क्रम भी यही है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ पहला जिला जहाँ से प्रवेश करती है, उसके बाद 2 नंबर पर जिला आता है बूंदी, 3 पर कोटा, 4 पर सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली, और अंतिम जिला है राजस्थान में प्रवाहित होने वाला धौलपुर, जो कि चंबल नदी जहाँ से प्रवाहित होती है। अब यह नदी विलय कहाँ पर होती है और कौन सी नदी में होती है? विलय होती है उत्तर प्रदेश में इटावा के आगे, इटावा के आगे एक स्थान है मुरादगंज, मुरादगंज, और मुरादगंज में ये यमुना नदी में मिलती है। इसका विलय कौन सी नदी में होता है? यमुना नदी में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा के मुरादगंज में विलय होता है। यूपी के इटावा के आगे मुरादगंज नामक स्थान, यमुना नदी में इस नदी का विलय होता है, जो कि राजस्थान से होते हुए गुजरती है। राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, और अंतिम जिला राजस्थान का धौलपुर। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। उपनाम हो गए कामधेनु और चरमणवती। राजस्थान में इसका उद्गम स्थल देखें तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियों से महू नामक स्थान से। उसके बाद अगर ये राजस्थान में प्रवेश पूछे, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो सबसे पहले 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। अगर इस नदी पर बांध पूछे, गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा बांध इसके अंतर्गत आता है जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर। तीसरा कोटा बैराज बांध जो कि कोटा जिले में। इस नदी पर जलप्रपात की बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है चूलिया जलप्रपात है, जो कि हरिपुरा नामक स्थान भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ब्राह्मणी बापनिया बामणी नदी के किनारे ये इसकी सहायक नदी है। अगर पूछे कि चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है, तो पहला जिला चित्तौड़गढ़, अंतिम जिला धौलपुर, बीच का क्रम पूछे तो बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली हो गए। और इसका विलय होता है यूपी के इटावा के मुरादगंज के पास है, यमुना नदी में ही। अब देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। चंबल नदी की कितनी सहायक नदी है, कौन कौन सी सहायक नदी है? सहायक नदियां कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो हो गई काली सिंध, उसके बाद पार्वती, उसके बाद बनास, उसके बाद छोटी काली सिंध, एक काली सिंध और एक छोटी काली सिंध, उसके बाद होगी मेज नदी, उसके बाद ब्राह्मणी जिसे बामणी या बापनी, उसके बाद चाकण, चाकन या चाकण, उसके बाद इज, और एक हो गई कुटाल। ये है इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ मुख्य तौर पर याद रखने वाली काली सिंध पार्वती बनास हो गई, काली सिंध पार्वती बनास हो गई। तो इसकी सहायक नदियाँ में काली सिंध पार्वती बनास तो याद रखनी रखनी। उसके बाद छोटी काली सिंध, मेज, ब्राह्मणी, चाकण, इज, कुटाल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सारी नदियाँ याद करनी है, कोई सी भी नदी पूछ सकते हैं। काली सिंध, पार्वती, बनास, छोटी काली सिंध, मेज, ब्राह्मणी, चाकण, इज और कुटाल, ये इस नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। उसके बाद बात करते हैं चंबल घाटी की। चंबल नदी के आसपास ये स्थल है, सर्वाधिक धौलपुर जिले में है। सर्वाधिक कहाँ है चंबल घाटी? धौलपुर जिले में। बीहड़ के नाम से प्रसिद्ध है, बीहड़ बागियों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल में डाकू, चंबल के भीड़ में डाकू रहते थे। बीहड़ भूमि उत्खात स्थलाकृति की है, एकदम बंजर भूमि है जिसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता।
ये ना तो रहने योग्य ना कृषि योग्य जमीन है, इसे बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। डाकुओं की शरण स्थली कहा गई है। धौलपुर जिले में जो चंबल नदी की बीहड़ भूमि है, चंबल का जो बीहड़ बाग है, वह डाकुओं की शरण स्थली के रूप में हमेशा से जाना गया है। अन्य जिले बात करें तो करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है। धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। चंबल घाटी की सर्वाधिक उत्खात भूमि बीहड़ भूमि कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। हालांकि सबसे छोटा जिला है, लेकिन चंबल घाटी का सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में है। करौली सवाई माधोपुर में भी ये चंबल का उत्खात भूमि है। अब बात करते हैं काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। काली सिंध का, पार्वती का, बनास का, छोटी काली सिंध, मेज, ब्राह्मणी, चाकन, इजे, उटाल सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपवा तंत्र में। पहले चंबल नदी के बारे में अध्ययन कर लिया, अब चंबल की पहली सहायक नदी है काली सिंध। काली सिंध नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो काली सिंध नदी है जो काली सिंध चंबल की सहायक नदी हो गई। उद्गम स्थल हो गया बागली गांव। बागली गांव देवास जिला मध्य प्रदेश। बागली गांव देवास जिला मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम स्थल हो गया। और काली सिंध है जो चंबल नदी की सहायक नदी हो गई। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश, अगर ये राजस्थान में प्रवेश नहीं करती तो हम इस नदी के बारे में पढ़ते ही नहीं। हमें तो राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो इसका उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश से है, देवास जिले के बागली गांव से। लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है नोनेरा नामक गांव में। नोनेरा गांव कोटा जिले में चंबल के पास, चंबल नदी में मिलती आकर, तभी चंबल की सहायक नदी कहलाई। चंबल में आकर मिलती है कोटा में। इसके बहाव के जिले देखें, इसके प्रवाह के जिले कौन कौन से हैं? एक तो है कोटा, राजस्थान में बहाव के जिले एक तो कोटा, दूसरा है झालावाड़। राजस्थान में ये नदी कौन से जिलों से प्रवाहित होती है? कोटा व झालावाड़ से। अगर इसकी भी सहायक नदियां देखें काली सिंध की, काली सिंध की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की सहायक नदियों में एक तो हो गई परवन, एक हो गई निमाज, निमाज को निवाज भी कहते हैं। उसके बाद हो गई उजाड़, उसके बाद है उजाड़, उसके बाद हो गई चोली, उसके बाद हो गई आहू नदी। तो ये हो गई काली सिंध नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदी की? काली सिंध की। ये तो चंबल की सहायक है, चंबल की सहायक काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदियां होगी परवन, निमाज, निमाज को निवाज के नाम से भी, उजाड़ होगी, चोली होगी, आहू नदी होगी। ये हो गई काली सिंध नदी की सहायक नदियां। इसका उद्गम स्थल बागली गांव देवास जिला एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। लेकिन राजस्थान में ये नदी कहाँ प्रवेश करती है? नोनेरा ग्राम कोटा जिले में चंबल नदी में मिलती है। अगर इसके बहाव के जिले देखें तो दो जिले इस राजस्थान में, दो जिलों से ये प्रवाहित होती है। एक जिला कोटा है, दूसरा जिला झालावाड़ है। ये थी चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी। इस नदी पर एक किला भी बना हुआ है, गागरोन का किला। गागरोन किला झालावाड़ में स्थित है, आहू व काली सिंध पर। अगर गागरोन किले की नदियां पूछे तो आहू व काली सिंध नदी, झालावाड़ जिला, गागरोन का किला काली सिंध नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है पार्वती नदी। उसके बाद कौन सी है? 2 नंबर पर है पार्वती नदी। पार्वती, पार्वती नदी का उद्गम स्थल देखें। पार्वती नदी का उद्गम स्थल काली सिंध जो कि चंबल की सहायक नदी थी, चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी के बारे में हम पढ़ चुके। उसका उद्गम स्थल देख लिया, राजस्थान में बहाव के जिले देख लिए, राजस्थान में प्रवेश देख लिया। अब पढ़ते हैं पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका होता है सपोट्रा की पहाड़ियाँ। सपोट्रा की
पहाड़ियाँ। जिला कौन सा हो गया? करौली। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? राजस्थान से ही करौली जिले में सपोटरा की पहाड़ियाँ। कौन सी नदी का? पार्वती नदी का उद्गम स्थल सपोटरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में करौली जिले से है। इसका विलय गंभीर नदी में होता है। विलय गंभीर नदी में। हम राजस्थान के अपवाद तंत्र में चंबल नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर नदी का विलय आ गया, अर्थात हमें बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में गंभीर नदी भी शामिल है। पार्वती नदी चंबल की सहायक है। चंबल भी बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र के है और गंभीर भी बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में शामिल है। याद रखना, दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में है। पार्वती सहायक नदी तो है चंबल की, और विलय होता है बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र की गंभीर नदी में। अलग अलग नदी, गंभीर नदी में विलय, सहायक नदी चंबल की। उद्गम स्थल सपोटरा की पहाड़ियां करौली में। गंभीर नदी में विलय होता है धौलपुर में, इसमें जिला हो गया धौलपुर। इस पर एक बांध बना हुआ है, पार्वती बांध, और यह बांध भी कहाँ है? धौलपुर में है। तो ये हो गई पार्वती नदी उद्गम स्थल सपोटरा की पहाड़ियां करौली जिला, विलय गंभीर नदी धौलपुर में होता है। बांध बना है पार्वती बांध धौलपुर में। ये कौन सी? पार्वती नदी। दो नदी क्लियर हो गई। संपूर्णतः याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ उठपटांग नहीं है। काली सिंध व पार्वती नदी, इसका उद्गम स्थल देखना है, प्रवाहित जिले देखने हैं। अगर कोई सहायक नदी तो सहायक नदियां देखनी है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। अब देखते हैं बनास नदी के बारे में। कौन सी नदी? बनास नदी चंबल की सहायक नदी। इसका उद्गम स्थल है किसका? बनास का खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कौन से जिले में है? महाराणा प्रताप के युद्ध के समय पढ़ रहे थे। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में। जिला कौन सा है खमनोर की पहाड़ियों का? राजसमंद, कुंभलगढ़ के निकट से। कुंभलगढ़ के निकट बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद जिला। अगर इसके उपनाम देखें, कौन सी नदी के? बनास नदी के। एक तो हो गया वन की आशा, वन की आशा। दूसरा इसका उपनाम है वशिष्ठी। ये दो इसके उपनाम हैं, वन की आशा, वशिष्ठी। बनास नदी के उपनाम उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के निकट राजसमंद। इसका विलय होता है चंबल में। चंबल की सहायक नदी चंबल में विलय। विलय होता है रामेश्वर गांव, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। रामेश्वर अंत में स्वर है, इसका अर्थ यहां त्रिवेणी संगम भी है, भगवान शिव का मंदिर भी हो गया। अब इस नदी के प्रवाहित जिले, एक तो हो गया राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर, उसके बाद टोंक और बाद में सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल में विलय होती है। रामेश्वर गांव, रामेश्वर धाम भी है सवाई माधोपुर जिले में। अगर प्रवाहित जिले देखें राजस्थान में तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों से बनास नदी प्रवाहित होती है। इन जिलों को बनास नदी से पानी मिलता है। अब देखें बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। एक तो हो गई बेड़च, दूसरी है कोठारी, अगली है खारी, उसके बाद है मैनाल,
उसके बाद बांडी, उसके बाद मानसी, उसके बाद ढूंढ, उसके बाद हो गई मोरेल, एक हो गई डाई। ये है बनास नदी की सहायक नदियाँ। इसके कुछ ट्रिक भी हैं, आप बनाओ तो बना सकते हो। बनास नदी की सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, ढूंढ, मोरेल, डाई। याद करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी ट्रिक अपनाओ, किसी भी तरीके से याद करो। बनास नदी की सहायक नदियाँ एक तो बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, ढूंढ, मोरेल और डाई। ये है बनास की सहायक नदियाँ। अब इस बनास नदी पर बांध कौन कौन से हैं? बांध है बनास पर बिशलपुर बांध। कौन सा? बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध का जिला कौन सा हो गया? टोंक जिले में। बनास नदी पर बना हुआ है बिशलपुर बांध, टोंक जिले। उसके बाद आते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनास नदी पर 4 जगह त्रिवेणी संगम है। कितने जगह? 4 जगह त्रिवेणी संगम। चारों को अलग अलग देखते हैं। पहला तो हो गया बनास, बेड़च और मैनाल। ये एक त्रिवेणी संगम है, बनास, बेड़च, मैनाल, बिगोद, भीलवाड़ा में। बिगोद, भीलवाड़ा में पहला त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च और मैनाल का। कौन सी नदी का? बनास, बेड़च, मैनाल। बनास, बेड़च, मैनाल, बिगोद, भीलवाड़ा में। दूसरा त्रिवेणी संगम देखिए, एक तो हो गई बनास, दूसरी डाई, तीसरी खारी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये है राजमहल, टोंक में। राजमहल, टोंक में। दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, डाई, खारी। बनास, डाई, खारी कहाँ पर है? राजमहल, टोंक में। पहला कौन सा हो गया? बनास, बेड़च, मैनाल का, बिगोद, भीलवाड़ा में। अब देखते हैं तीसरा। एक तो बनास, दूसरी बांडी, तीसरी मानसी। ये देवधाम, टोंक में। चौथा त्रिवेणी संगम। चौथा हो गया बनास, चंबल, सीप। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। ये 4 त्रिवेणी संगम हो गए बनास नदी पर। पहला है बनास, बेड़च, मैनाल का, बिगोद, भीलवाड़ा में। दूसरा है बनास, डाई, खारी का, राजमहल, टोंक में। तीसरा है बनास, बांडी, मानसी का, देवदा में, टोंक में। चौथा है बनास, चंबल, सीप का, रामेश्वर में, रामेश्वर धाम में, सवाई माधोपुर में। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये थी बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ के पास, राजसमंद जिले में। इसका विलय चंबल नदी में होता है। इसका विलय चंबल नदी में होता है, रामेश्वर धाम के निकट, सवाई माधोपुर, अंतिम त्रिवेणी संगम के पास इसका विलय चंबल में होता है। इस नदी के अगर प्रवाहित जिले देखें, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये इस बनास नदी के प्रवाहित जिले हो गए। इस पर एक बांध बना हुआ है, बिशलपुर बांध, टोंक जिले में है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और 4 इसके किनारे त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। तो आज हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में, चंबल नदी के बारे में अध्ययन कर चुके, काली सिंध के बारे में पढ़ लिया, पार्वती के बारे में पढ़ लिया और बनास नदी का अध्ययन कर लिया है। बाकी बची हुई नदियों के बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे।